आज की डीप डाइव हमें ले जा रही है प्राचीन भारत के एक बहुत ही अहम दौर में, लगभग 600 ईसा पूर्व का समय, जब गंगा घाटी और उसके आसपास बड़े बड़े राज्य उभर रहे थे, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं। हमारे पास ये कुछ नक्शे और नोट्स हैं जो इस समय की कहानी बताते हैं। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन क्या है? इन 16 महाजनपदों की दुनिया को समझना। ये थे कहाँ, इनकी राजधानियां क्या थीं, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, इन सब में से एक मगध, वो आखिर सबसे ताकतवर कैसे बन गया? और सुनिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। इन स्रोतों में कुछ गणराज्यों का भी जिक्र है। चलिए जरा इस नक्शे को खोलकर देखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये स्रोत हमें एक सफर पर ले जाते हैं। देखो, पहले थे जन मतलब कबीले, फिर वो एक जगह टिके तो बने जनपद मतलब इलाके, और फिर जब शक्ति और बढ़ी तब बने महाजनपद यानी बड़े राज्य। और हाँ, ये वो दौर भी है जब संस्कृत भाषा का प्रभाव बढ़ रहा था, समाज थोड़ा और व्यवस्थित हो रहा था। इन महाजनपदों की जानकारी देखिए हमें कई पुराने ग्रंथों से मिलती है, जैसे बौद्ध ग्रंथ है दीघ निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। इनमें साफ साफ 16 महाजनपदों की लिस्ट है। लेकिन एक मजेदार बात यह भी है कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो असल में व्याकरण की किताब है, उसमें भी इनका जिक्र है। हालांकि वहां शायद संख्या 12 बताई गई है, तो हो सकता है अलग अलग जगहों पर गिनती थोड़ी अलग हो, या पाणिनि का फोकस शायद पश्चिमोत्तर पर ज्यादा रहा हो। अच्छा, तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ राजाओं के ही राज्य नहीं थे। ये नोट्स बताते हैं कि दो तरह की व्यवस्थाएं थी। एक तो राजतंत्र, जहां राजा का शासन था, मतलब बेटा ही राजा बनता था, वंशानुगत। और दूसरी थी गणराज्य व्यवस्था, मतलब वहां शासक या अध्यक्ष का चुनाव होता था, चाहे सीधे लोग करते हों या उनके प्रतिनिधि। कमाल है, स्रोत कहते हैं वज्जी, मल, कुरु, कंबोज, अस्मक ये गणराज्य थे। 600 ईसा पूर्व में गणराज्य। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। ये उस समय की राजनीतिक विविधता दिखाता है। अब जरा नक्शे और उस टेबल पर नजर डालें, पेज 1 और 3 पर। ये 16 महाजनपद फैले कहाँ थे? देखो, मगध, राजधानी पहले राजगीर, बाद में पाटलिपुत्र। ये आज का जो बिहार में गया और पटना का इलाका है ना, वो। और यही, जैसा आपने कहा, आगे चलकर सबसे बड़ा बनेगा। फिर है काशी, आज का वाराणसी, अपनी अलग पहचान। कोसल भी था, राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या, ये आज के उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा समझ लीजिए। मध्य भारत में जाएं तो अवंती, एक बड़ा राज्य, राजधानी उज्जैन या महिष्मती, मतलब आज का मध्य प्रदेश और मालवा क्षेत्र। और पश्चिम की तरफ गांधार, राजधानी तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास है। तक्षशिला तो शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी था। और हाँ, दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे सिर्फ एक महाजनपद था, अश्मक, राजधानी पोटली। और गण राज्यों में सबसे मशहूर, सबसे शक्तिशाली था वज्जी संघ, उसकी राजधानी वैशाली थी। इतने सारे ताकतवर राज्य, काशी, अपनी संस्कृति के लिए अवंती, मध्य भारत में इतना अहम, गांधार व्यापार के रास्ते पर। तो फिर एक सवाल तो मन में आता ही है, आखिर मगध में ऐसी क्या खास बात थी कि वही इन सब पर भारी पड़ गया, वही सबसे शक्तिशाली बन गया? ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल, और स्रोत इसके कई ठोस कारण बताते हैं, जैसा पेज 3 पर भी इशारा है। देखो, कोई एक चीज नहीं थी, कई चीजों का सही मेल था। पहला, उसकी लोकेशन, भौगोलिक स्थिति, गंगा का उपजाऊ मैदान, व्यापार के रास्ते पर। पहली राजधानी राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरी थी, एक तरह से प्राकृतिक किला। और बाद की राजधानी पाटलिपुत्र, वो गंगा और सोन नदियों के संगम पर, मतलब पानी का किला जैसा। और व्यापार और सेना की मूवमेंट के लिए तो बेहतरीन। दूसरा, संसाधन, रिसोर्सेज। मगध के पास बड़ी संख्या में हाथी थे। हाथी उस जमाने की सेना के लिए समझिए आज के टैंक जैसे थे, बहुत अहम। और उससे भी बड़ी बात, पास में ही छोटा नागपुर पठार, मतलब आज का झारखंड, वहां लोहे की खदानें थीं। लोहा मतलब मजबूत हथियार, मजबूत औजार, खेती भी बेहतर, सेना भी ताकतवर। तो सोचो, लोहा और हाथी उस जमाने की टेक्नोलॉजी और मिलिट्री पावर का कैसा कॉम्बिनेशन था मगध के पास। और तीसरा कारण, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो था नेतृत्व, लीडरशिप। बिंबिसार, अजातशत्रु ऐसे बड़े महत्वाकांक्षी और काबिल राजा हुए वहां, जिन्होंने न सिर्फ राज्य को मजबूत किया बल्कि उसे फैलाया भी।
तो ये समझिए कि सही जगह, सही संसाधन और सही राजा, इस तिकड़ी ने मगध को सबसे आगे कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुल मिला के देखें तो हमने देखा कि कैसे लगभग 2600 साल पहले भारत में 16 अलग-अलग तरह के शक्तिशाली राज्य थे। कुछ पर राजा राज करते थे तो कुछ गणराज्य थे, जहां लोग मिलकर शासन चलाते थे, है ना? और कैसे मगध अपनी लोकेशन, अपने रिसोर्सेज और हाँ, अपने राजाओं के दम पर इन सब में सबसे ऊपर पहुंच गया। हाँ, और अगर हम इससे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये महाजनपदों का जो दौर था ना, ये असल में भारत के पहले बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की नींव रख रहा था। इसी मगध की जमीन से तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राट निकले। इन महाजनपदों के जो केंद्र थे, उनकी राजधानियां, उनके बीच के रास्ते, ये सब आने वाली सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और भूगोल पर असर डालते रहे। और ये हमें एक सोचने वाली बात पर छोड़ जाता है। क्या उन प्राचीन महाजनपदों की जो सीमाएं थीं या जो उनके शक्ति केंद्र थे, उनकी कोई झलक आज भी हमारे राज्यों या क्षेत्रों की पहचान में बाकी है? क्या कोई कनेक्शन है? या फिर यह सोचना कि इतने पुराने जमाने में जब हम अक्सर सिर्फ राजाओं के बारे में सोचते हैं, तब भी गणराज्य मौजूद थे। यह भारत की राजनीतिक परंपरा के बारे में हमारी जो आम समझ है, उसे कैसे चुनौती देता है? क्या यह सिर्फ एक फैक्ट है या इसका कोई गहरा मतलब है हमारे लिए आज भी? इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम सफर कर रहे हैं प्राचीन मगध साम्राज्य की गहराइयों में, मतलब खास तौर पे हर्यक, शिशुनाग और नंद राजवंशों के समय में। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ विजुअल्स भी, जो उन ताकतवर शासकों, उनके विस्तार और हाँ, उस युग के समाज और अर्थव्यवस्था की एक झलक देते हैं। तो मकसद ये समझना है कि भाई मगध इतना पावरफुल बना कैसे, कौन थे वो बड़े चेहरे, और उस दौर की जिंदगी, समाज, उसमें क्या दिलचस्प था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्यक वंश, बिंबिसार, 544-492 ईसा पूर्व। नोट्स कहते हैं अंग को जीता, पर सिर्फ लड़ाई नहीं, शादियां भी की। कोसल, लिच्छवी की चेलना, मदर राजकुमारी, ये सिर्फ पॉलिटिक्स थी या कुछ और भी? उन्होंने अपने वैद्य जीवक को उज्जैन भी भेजा था ना। वाह वाले, ये स्टेबिलिटी लाते हैं, प्रभाव बढ़ाते हैं। तो ये शादियां सिर्फ रिश्ते नहीं जोड़ रही थी, वो एक तरह का मजबूत पॉलिटिकल नेटवर्क बना रही थी। मगध की नींव यहीं पड़ रही थी। और फिर कहानी में आते हैं अजात शत्रु, चेलना के बेटे। कहते हैं पिता की हत्या की, उपाधि ली सेनिया, मतलब सेना से कुछ लेना देना। और इन्होंने लिच्छवियों और कोसल को हराया जी। और वो क्या था, कोई युद्ध इंजन? वाकई जी। सेनिया का मतलब बहुत संभव है कि सेनापति या जिसके पास अपनी सेना हो, तो मिलिट्री पर जोर तो था। और हाँ, युद्ध इंजन की बात आती है, ये दिखाता है कि उस समय टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रही थी। और सबसे खास बात, पहली बौद्ध संगीति करवाई। मतलब पिता की हत्या और फिर एकदम से धर्म की तरफ इतना बड़ा आयोजन। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट जरूर है, पर देखिए, ये सत्ता को लेजिटिमेसी दिलाने का, अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस जमाने का एक तरीका भी था। मतलब शासक ये समझ रहे थे कि पावर सिर्फ तलवार से नहीं आती, आपको विचारधारा, संस्कृति, उसको भी शेप देना होता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। शिशुनाग वंश, इन्होंने अवंती को मिला लिया मगध में, ये तो बड़ी बात थी। और राजधानी बदली, पहले वैशाली, फिर पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, और फिर कालाशोक ने दूसरी बौद्ध संगीति करवाई। मतलब बौद्ध धर्म को सपोर्ट मिलता रहा। बिल्कुल, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाना एक परमानेंट सेंटर बनाने की तरफ इशारा था। और ये जो बौद्ध संगीतियां हैं, ये दिखाती हैं कि रूलिंग क्लास धर्म को सिर्फ पर्सनल विश्वास नहीं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर बनाए रखने का एक टूल भी मान रही थी। सही। अब आते हैं नंद वंश पर। यहां मामला एकदम इंटेंस हो जाता है। महापद्मनंद, उपाधियां सुनिए। एक राट, मतलब एकमात्र सम्राट, और सर्व क्षत्रांतक, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्या मतलब है इसका? क्या वो खुद क्षत्रिय नहीं थे? ये उपाधियां क्या बता रही हैं? ये उपाधियां बहुत कुछ कहती हैं वाकई। सर्व क्षत्रांतक से अंदाजा लगता है कि शायद महापद्मनंद नॉन क्षत्रिय बैकग्राउंड से थे, और उन्होंने जो पारंपरिक क्षत्रिय पावर थी उसको चैलेंज किया। और एक राट, ये दिखाता है एक बहुत बड़े सेंट्रलाइज्ड एम्पायर का सपना, पहले के राज्यों से कई ज्यादा बड़ा, ज्यादा इंटीग्रेटेड। ये मगध की पावर का पीक था एक तरह से। और फिर आखिरी नंद राजा धनानंद, इनके टाइम पे सिकंदर आ गया, 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पीस यानी झेलम की लड़ाई हुई पोरस से,
पोरस हारे, पर सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी। क्या सच में नंदों की सेना का इतना खौफ था? देखिए, कारण तो कई रहे होंगे। सेना थक गई थी, घर की याद भी थी। पर हाँ, नंद साम्राज्य की जो विशाल सेना और दौलत की कहानियां थी, उन्होंने यकीनन असर डाला होगा। हिम्मत टूटी होगी। ये एक बड़ी बाहरी चुनौती थी उनके लिए। चलिए जरा उस वक्त के समाज अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालें। नोट्स में है कि लोहे का फाल ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, खेती बढ़ी। क्या इसी से वो दूसरा शहरीकरण हुआ? मतलब शहर फिर से बसने लगे। व्यापार में वो पंचमार्क वाले चांदी के सिक्के थे, हाँ, और व्यापारियों की गिल्ड श्रेणी। हाँ बिल्कुल, एग्रीकल्चर सरप्लस ही तो रीढ़ की हड्डी थी। इसी से सेना चलती थी, प्रशासन चलता था। हाँ, राज्य टैक्स लेता था किसानों से, उपज का छठा हिस्सा, जिसे भाग कहते थे। और हाँ, वॉलंटरी ऑफरिंग यानी बलि भी थी। और ट्रेड पर टोल टैक्स शौल्लिक या शुल्क का अध्यक्ष वसूलते थे। समाज में गांव का मुखिया भोजक होता था, अमीर किसान गृहपति कहलाते थे। ये सब पावरफुल लोग थे। और वो पॉटरी, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW, वो उस जमाने की एक तरह की लग्जरी आइटम थी। लोकेशन की भी बात करनी होगी। मगध की लोकेशन तो कमाल थी। गंगा के दक्षिण में, पाटलिपुत्र बिल्कुल गंगा सोन के संगम पर। वाराणसी, मथुरा ये भी इंपॉर्टेंट थे। भूगोल का कितना रोल था? बहुत बड़ा रोल था, बहुत ज्यादा। उपजाऊ जमीन मिली, नदियों से ट्रेड और ट्रांसपोर्ट आसान हुआ, राजधानी की लोकेशन भी काफी सेफ थी। तो हाँ, भूगोल ने एक नेचुरल एडवांटेज दिया मगध को। तो मतलब अगर समेटें तो एम्बिशियस राजा, चला गठबंधन, मिलिट्री पावर और लोहे जैसी टेक्नोलॉजी से बढ़ती इकोनॉमी, और ऊपर से अच्छी लोकेशन, इन सब ने मिलकर मगध को उस वक्त का सुपर पावर बना दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। एक तरफ नंदों की इतनी जबरदस्त ताकत, दूसरी तरफ सिकंदर जैसा बाहरी खतरा। ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि कैसे कभी-कभी अंदर का असंतोष, शायद नंदों की पॉलिसीज को लेकर, और बाहर की चुनौतियां, ये दोनों मिलकर एक बड़े साम्राज्य के खत्म होने और फिर एक नए साम्राज्य जैसे मौर्य के उठने का रास्ता बना देती हैं। इतिहास शायद ऐसे ही आगे बढ़ता है ना।